नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं सार्थक क्लासेस में। यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम प्रस्तावित है मई में, और अगर अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो आप तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको जीके के साथ ही साथ सब्जेक्ट को भी तैयार करना है। हालांकि आपको जीके में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सार्थक क्लासेस एक बार फिर से पूरा लेक्चर सीरीज लेके आ रहा है आप लोगों के लिए, जिसके अंतर्गत आपका जो जीके का कंप्लीट पाठ्यक्रम है उसको हम कवर करेंगे, और इसमें हम मदद लेंगे सार्थक क्लासेस के नोट्स के ई बुक की, जैसा भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और सभी वीडियो लेक्चर की सीरीज आपको उपलब्ध होगी सार्थक क्लासेस के ऐप में। इसके लिए आपको करना होगा सार्थक क्लासेस का ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें। उसके बाद वहाँ पर स्टोर विजिट करें और अपने जीके की पार्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से करें। देखिए, आपका कंपटीशन जो है आपके ही अपने ही सब्जेक्ट के लोगों से, जिनका सब्जेक्ट उतना ही स्ट्रांग है जितना आपका। तो अगर आपको बढ़त लेनी और फाइनल सिलेक्शन लेना है तो जीके को अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और इसको मैं भी समझता हूँ अच्छी तरीके से, इसीलिए पूरी लेक्चर की सीरीज में लेके आ रहा हूँ। तो जब भी देखिए हम कभी भी तैयारी की बात करते हो तो सबसे पहला हमारा कार्य होना चाहिए कि हमारे सामने पाठ्यक्रम होना चाहिए। सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम आपके पास होगा, अगर नहीं है तो उसके लिए भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सार्थक क्लासेस का ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल। उसके अंतर्गत एक फोल्डर है ADV 50 नाम से। जब उसको आप क्लिक करेंगे तो सभी विषयों के पाठ्यक्रम यानी आपके विषय का पाठ्यक्रम आपके सामने होगा, तो आप विजिट कर लीजिएगा अगर आपके पास पाठ्यक्रम नहीं। जीके पार्ट में हम बात करें दोस्तों, सेम रणनीति हम भी अप्लाई करेंगे और सबसे पहले नज़र डालेंगे पाठ्यक्रम की। वैसे तो आप लोग पाठ्यक्रम से परिचित हैं, लेकिन जो लोग सार्थक क्लासेस में नए उनके लिए मैं बता दूं कि आपका जो जीके का पाठ्यक्रम है पूरा 6 इकाई में विभक्त है। पहली इकाई आपकी समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर्स है, दूसरा शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति है, तीसरा ICT, चौथा मानव पर्यावरण, पांचवा भारतीय इतिहास और भूगोल, और छठी इकाई है वो भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था है। इसमें थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो इकाई 4 है वो मानव पर्यावरण टोटल पर्यावरण से संबंधित है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण कारण निवारण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को शामिल किया गया है। जबकि भारतीय इतिहास और भूगोल के अंतर्गत आपको पूरा इतिहास और भूगोल नहीं पढ़ना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, एक चीज़ आपको और क्लियर कर दें कि बहुत सारे आपको वीडियोज़ या इंटरनेट पर ऐसी सारी जानकारी मिलेगी जहाँ पर वो लोग आपको कहेंगे आइए हम आपकी तैयारी कराएंगे। जो UPSC का सामान्य अध्ययन भाग है, GS पार्ट है, तो आपको बता दें दोस्तों, शायद ऐसे लोगों को मालूम ही नहीं कि जो UPSC है उसमें GS नहीं GK है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं GK और GS में क्या अंतर है। आपने अगर UPSC का एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पर GS पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन, जिसमें हर एक चीज़ होती है जो आपने हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ है, चाहे वो पूरी कंप्लीट इतिहास की बात कर लें चाहे भूगोल की बात कर लें। लेकिन जो UPSC का पाठ्यक्रम है वो GK है, सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम है, और इसमें उतना डीप नहीं है। भारतीय इतिहास और भूगोल के भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपको भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के साथ ही 1857 से 1950 तक का जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है उसको तैयार करना है। और भारतीय भूगोल के अंतर्गत आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही भारत का सामान्य भूगोल आपको तैयार करना है। इकाई 6 काफ़ी थोड़ा सा विस्तृत हो जाती है, जिसमें संविधान के पार्ट को में देखना है, और मुख्यतः इसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अतिरिक्त मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत को ही आपको दिखना है। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, योजना, विकास, आयकर, कृषि, उद्योग, व्यापार, धन मुद्रा बैंक और पूंजी बाजार को देखना है। तो ये तो हमारा पाठ्यक्रम रहा। अब आगे की रणनीति होनी चाहिए कि आखिर हम शुरुआत कहाँ से करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो देखिए, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, भले ही आप बिल्कुल उसमें नए हो, तो आपका जो पहला कार्य होना चाहिए विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आप देखें, उसका सही से एनालिसिस करें, और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी आपको अपने नोट्स बनाने में, या इसका निर्णय ले पाने में कि आपको पर्टिकुलर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि क्या पढ़ना है, ज़्यादा आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या नहीं पढ़ना है। तो इसी कड़ी को चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और सबसे पहले बात कर लेते हैं विगत वर्ष प्रश्न पत्र में एडवर्टीजमेंट नंबर 47 के अंतर्गत जो प्रथम चरण में परीक्षा हुई थी 15 दिसंबर 2018 को, उसकी प्रश्न पत्र की। अन्य भी प्रश्न पत्रों पर हम व्याख्या करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न पत्र से। थोड़ा सा हमारा हम ये अप्रोच रखेंगे कि जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसके आधार पर हमारे आगे के जो भी हम नोट्स बनाएंगे, जो भी हम मैटर पढ़ेंगे, उसको हम किस तरीके से किस दिशा में ले चलेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की ही नियुक्ति नहीं, अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
थोड़ा सा अगर कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल की समयावधि समान होती है, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या निर्वाचन आयुक्त हो, और ये होती 6 वर्ष। लेकिन थोड़ा सा अंतर है उम्र सीमा को लेकर, जहां एक तरफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं, वहीं जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके लिए उम्र सीमा 62 वर्ष है। अधिक डिटेल जब हम आगे टॉपिक पे पढ़ेंगे नोट्स से सार्थक क्लासेस की, तो वहाँ पे डिटेल में इसको दिया गया है टू द पॉइंट और आपके एग्जाम की दृष्टि से। दूसरा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में किस में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। देखिए जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी 2021 की जो जनगणना के आंकड़े आने हैं उनमें समय लगने वाला है, तो पूरी संभावना है कि जो आने वाला एग्जाम है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 50, उसमें भी जो आपको जनसंख्या से संबंधित आंकड़े मिले वो 2011 के आधार पर हों। और केवल आपको क्या 2011 को ही आधार बनाना है और कुछ नहीं देख रहा है दोस्तों। आपको और भी बता दें कि समय समय पर जो विभिन्न एजेंसियां हैं उनके द्वारा भी आंकड़ों जनसंख्या के आंकड़ों का अनुमान व्यक्त किया जाता है, तो उन पर भी आपको नज़र रखनी है। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर जिला है वो टॉप पर था, इसके बाद लखनऊ था और तीसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर था। तो दिए गए ऑप्शन में कानपुर सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित राज्यों में कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में अधिकतम योगदान करता है। देखिए करंट अफेयर से बन जाता है क्वेश्चन, ये लगातार समय समय में बदलता भी रहता है। तो दिए गए प्रश्न में जो सही ऑप्शन है तमिलनाडु, जो उस समय का डेटा था। वर्तमान में क्या, इसको आप सर्च कर लीजिएगा या बने रहिए आप सार्थक क्लास के साथ। मैं प्रयास करूंगा इससे संबंधित डेटा आपको उपलब्ध करा पाऊँ। निम्नलिखित राज्यों में किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है। तो दिए गए ऑप्शन में जो 3 ऑप्शन है रावी, सतलज और चिनाब नदी, ये तीनों ही पाकिस्तान से होकर बहती है, जबकि जो ब्यास नदी है जो रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड स्थान है वहाँ से होकर निकलती है, ये केवल भारत में ही बहती है, पाकिस्तान में नहीं बहती है। निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है, यानी सबसे बड़ा उत्पादक है लौह अयस्क का। एक समय था जब उड़ीसा और झारखंड में काफ़ी संदेह की स्थिति रहती थी कौन सा टॉप पर है, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार उड़ीसा राज्य जो है लौह अयस्क उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। भारत में कई प्रकार लोहे की जो लोहे की क्वालिटी है वो अलग अलग पाई जाती है। वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया था। नो डाउट आप सभी लोग परिचित हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी से, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो की ओर वापस लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया था। और इनका मानना था कि हमें अपनी संस्कृति को और उत्कृष्ट बनाने के लिए वेदों की ओर लौटना चाहिए और वेदों में जो बातें दी गई उनका गहनतम अध्ययन करना चाहिए और अपने परिवार के साथ साझा करना चाहिए। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने, और गदर पार्टी की स्थापना नहीं की थी, इनका एक समाचार पत्र भी निकलता था, साप्ताहिक समाचार पत्र था गदर नाम से, और उसी के नाम पर इन्होंने इस पार्टी का नाम रखा था गदर पार्टी। गदर पार्टी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, इसके विषय में पढ़िएगा तो काफ़ी आपको इंटरेस्ट आएगा। निम्नलिखित विद्रोह में कौन सिंधु और कान्हो से संबंधित थे। देखिए जो सिद्धू और कान्हो मुर्मू थे ये 4 भाई थे और 1855-56 के आसपास जो है इन्होंने विद्रोह किया था, जिसको संताल विद्रोह के नाम से जानते हैं। बाद में जो सिद्धू और कान्हो थे इनको फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो सही ऑप्शन होगा संताल विद्रोह। भारत की संसद में शामिल है, यानी भारत की संसद कैसे बनती है, तो भारत की संसद भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के बनती है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। देखिए जो भारत का उपराष्ट्रपति का उपबंध किया गया है संविधान में वो अनुच्छेद 66 में किया गया, और अनुच्छेद 66 के सब क्लास 1 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन दिया गया है विस्तार से, तो उसको देख लेंगे। देखिए जब संविधान के पार्ट में आप सार्थक क्लासेस के नोट्स पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में मिलेंगी। बहुत मेहनत करके नोट्स तैयार किए गए हैं और मेरा ये प्रयास रहा है कि सार्थक क्लासेस के जो नोट्स हैं वो गागर में सागर हो, हर एक पॉइंट को इसमें समाहित किया गया है। अभी हम पेपर चल रहे हैं, जब डिटेल में वहाँ पहुँचेंगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। निम्नलिखित देशों में किसमें फीफा विश्व कप 2018 आयोजित किया गया था। देखिए 2018 अभी तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इरिलेवेंट हो गया है, लेकिन
2022 में, देखिए हर 4 साल में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होता है। पिछली बार 2018 में हुआ था और आगामी 2022 में प्रस्तावित है। तो सबसे पहले जान लेते हैं 2022 में कहाँ प्रस्तावित है आप लोगों के लिए। तो कतर में होना प्रस्तावित है। और प्रश्न में चलिए देख लेते हैं इसका भी उत्तर। तो इसका उत्तर रूस है। 2018 फीफा विश्व कप का आयोजन रूस में किया गया था। मई 2018 में कर्नाटक में कितनी विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे? चुनाव जो उस समय था मई में 222 सीटों के लिए एक हुआ था और एक सीटों के लिए फिर बाद में हुआ था। कुल 223 सीटों के लिए चुनाव हुए थे मई में। वैसे 224 टोटल सीट है, तो एक सीट का चुनाव और मई में नहीं हुआ था, बाद में कभी हुआ था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन 223 है। इस प्रश्न से हमें अपनी तैयारी में हमें क्या सीखना है? तो हमें ये सीखना है कि लेटेस्ट जो भी चुनाव हुए हैं या होने वाले हैं, कितनी सीटें वहाँ पर थी, कितनों में चुनाव हुआ, और खासकर ऐसा डेटा जहाँ पर मान लीजिए प्रस्तावित था 20 सीटों पर चुनाव होना प्रस्तावित था, बट अचानक कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है जिसके कारण 1 या 2 या 4 विधानसभा के चुनाव रोक दिए जाते हैं, बाद में लिए जाते हैं। तो उस डेट को आपको ध्यान रखना है। यानी आपको करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर से अपडेट रहना जरूरी है। और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। ये मेरी थोड़ी सी आपको सलाह रहेगी, क्योंकि कंपटीशन है। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहिए, देखिए 2 ही रास्ते हैं, या तो आप सफल हो जाइए रिजल्ट, या तो सिलेक्शन या सिलेक्शन नहीं। थोड़ी सी मेहनत आपको पीछे छोड़ सकती है। निम्नलिखित में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया गया था? 2017 में देखिए एक उस समय एक काफ़ी एक कैंपेन चल रहा था मीटू करके, और मीटू संभवतः ऐसी महिलाएं थी जो अपने ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा रही थी, और जिनको नाम दिया गया था द साइलेंस ब्रेकर्स। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया गया था द साइलेंस ब्रेकर्स को। नीति आयोग द्वारा 28 मार्च 2018 को जारी 82 जनपदों की सूची में कौन जनपद सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है? तो अगर 2018 की लिस्ट की बात करें तो मेवात, हरियाणा राज्य का मेवात जिला जो है सर्वाधिक पिछड़ा हुआ था। देखिए नीति आयोग में जैसा डेटा सर्च कर रहा था, समय समय पर विभिन्न रिपोर्ट जारी किया करता है। अभी हाल में भी एक रिपोर्ट जारी की है। तो अब आगे से जो भी रिपोर्ट्स आएंगी आपको, चाहे वो न्यूज़पेपर में दिख जाए या न्यूज़ में दिख जाए, अगर वो रिपोर्ट संबंधित है नीति आयोग से तो आपको उस पर नज़र रखना होगा। निम्नलिखित में किसे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों लालजीत सिंह को ये कहा जाता है। और उस समय क्या हुआ था कि डेथ हुई थी 2018 में ही संभवतः लाल जी की, इसलिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर से आप ले सकते हैं। और आप भी जानते हो कि जब भी कोई क्राइम वगैरह होता है तो वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स के नमूने वगैरह लिए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, और उससे जो अपराधी होता है उसको पकड़ने में मदद मिलती है। तो भारत में फिंगरप्रिंट का जनक माना जाता है लाल सिंह जी को। और चूँकि इनका देहांत हो गया था और ये काफ़ी चर्चा में था, ये खबर काफ़ी चर्चा में थी न्यूज़पेपर में, इसलिए ये आपके प्रश्न पत्र में इसको संभवतः शामिल किया गया था। निम्नलिखित में कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इसमें जो विभेदीकरण स्तर है वो शिक्षण का स्तर नहीं है। निम्नलिखित में किसे मानव विकास की संकल्पना को प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है? तो देखिए इसमें महमूद उल हक जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, इन्हें मानव विकास की संकल्पना को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 को समानता किस नाम से जाना जाता है? तो कोठारी आयोग से जाना जाता है। देखिए जब यूजीसी रोल ऑफ यूजीसी इन हायर एजुकेशन चैप्टर का वीडियो देखेंगे, नोट्स देखेंगे सार्थक क्लासेस को, तो वहाँ पे आपको ये सारा डिटेल में मिल जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक यानी पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा टी.एस. कून। शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन हो बेहतर है जो कैसी अंतरिम हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये भी आपको सार्थक क्लासेस के नोट्स में डिटेल मिल जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं 1956, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में मानव रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान की है? काफ़ी चर्चा में था, ये भी सऊदी अरब। और हाल ही में जो है न्यूज़पेपर में भी था कि जो सोफिया रोबोट है वो भारत भी आई थी। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल का अगुवा कौन है? देखिए आपने गाडगिल आयोग का नाम सुना होगा। तो जो माधव गाडगिल थे वह पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल के अगुवा थे। ब्रिटानी शासकों द्वारा किस रियासत को विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था? देखिए ये क्वेश्चन इसमें जो झांसी और उदयपुर दोनों ही राज्यों को
जो विनय सिद्धांत था उसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। 1954 में झांसी और 1956 में उदयपुर। सूर्य से 7वां ग्रह कौन सा है? तो ये ग्रहों का क्रम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, चाहे वो व्यास के आधार में हो, चाहे दूरी के आधार में हो या अन्य तरीके से। तो भारत जो इस बार के नोट्स है उसमें ये डिटेल में शामिल किया गया है इस बात को कि अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो उसमें उसको आप जो आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो पहले हम क्रम देख लेते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। अब अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें सही ऑप्शन होगा यूरेनस, यानी ऑप्शन का राइट होगा। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार देखिए संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों तरीके का अधिकार है। आपको बता दें कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसमें मूल अधिकारों से जो है संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद जो है अनुच्छेद 300A को प्रारंभ किया गया था और इसमें एक व्यवस्था दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। यह चूंकि इस तरीके से जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार हो जाता है, तो संविधान में चूंकि इसका उल्लेख है इसलिए संवैधानिक अधिकार भी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार के साथ ही साथ जो है संवैधानिक अधिकार भी है। तो दोस्तों ये पूरा प्रश्न पत्र था जो प्रथम चरण में हुआ था। अभी 2 चरण के प्रश्न पत्र और बाकी हैं, साथ ही साथ डिटेल नोट्स के वीडियो लेक्चर, चूँकि ये मॉडल वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर डिटेल में आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं और अपने जीके पार्ट की तैयारी आप दूसरे अभ्यर्थियों से अलग करना चाहते हैं, कंप्लीट जीके प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं आपके एग्जाम से पहले, तो इसके लिए आप सार्थक क्लासेस के ऐप को अगर अभी तक नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर स्टोर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको आपकी सुविधा के अनुसार जो है आप किसी भी कोर्स के साथ जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मैं आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।